नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो से अपनी एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम होगा स्किज़ोफ्रेनिया क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मतलब कि स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में प्रश्न और उनके उत्तर। इस वीडियो सीरीज़ से मैं प्रयास करूँगा कि स्किज़ोफ्रेनिया को लेके जितने भी संभव सवाल हो सकते हैं, उनके जवाब इस वीडियो सीरीज़ में आपको दूँ। बहुत लंबी सीरीज़ होगी, बड़े सारे सवाल इसमें मैं कवर करूँगा और उन सभी सवालों के सरल से और छोटे से आंसर्स मैं आपको दूँगा। बहुत समय से, बहुत लंबे टाइम से मेरी ये इच्छा रही है कि मैं पब्लिक को, मतलब जो यूट्यूब के माध्यम से जो ऑडियंस मुझे सुन रही है, उसको मैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी, सटीक, मतलब एक्यूरेट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दूँ। यूट्यूब हो या कोई भी दूसरा ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, चाहे इनफैक्ट वो गूगल ही क्यों ना हो, हिंदी में स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जानकारी ना के बराबर उपलब्ध है। ना के बराबर डॉक्टर्स, जिसमें साइकाइट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिक नर्स और दूसरे जनरल फिजिशियंस या न्यूरोलॉजिस्ट, ना के बराबर ये सभी प्रैक्टिशनर्स स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जानकारी देते हैं। और हैरानी सबसे ज़्यादा इस बात की है कि ये सभी एक्सपर्ट्स स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान एडवांस हो चुका है स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, जो कि जनरल पब्लिक को बताया ही नहीं जाता। और दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि सभी डॉक्टर्स जानते हैं कि पब्लिक को, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स या वो लोग जिनकी फैमिली में या आसपास स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं, सभी एक्सपर्ट्स जानते हैं, समझते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड जितने भी कंसर्न्ड लोग हैं, उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सही और अच्छी जानकारी मिलना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उनके नॉलेज के लिए नहीं, उनके ट्रीटमेंट में उनको सही डिसीजंस और सही गाइडेंस लेने के लिए भी स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में अच्छी जानकारी होना उनके लिए बेहद आवश्यक है। पर दुर्भाग्यवश ऐसी जानकारी ना के बराबर अवेलेबल है यूट्यूब पे और इंटरनेट पे। और जो जानकारी होती है वो या तो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, जो कि कई लोगों को समझ में ही नहीं आती। इनफैक्ट यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में अवेलेबल हैं, पर वो सारी वीडियोस या तो इंग्लिश लैंग्वेज में हैं या फिर किसी दूसरी भाषा में हैं, जो कि कोई यूरोपीय भाषा हो सकती है। बहुत सारा काम पिछले करीब 40-50 साल में स्किज़ोफ्रेनिया को लेकर हुआ है, जिसमें ना ही सिर्फ उसके बारे में नॉलेज एडवांस हुई है, जबकि उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बहुत कुछ वैज्ञानिकों को पता चल चुका है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जनरल पब्लिक को स्किज़ोफ्रेनिया के फैक्ट्स के बारे में, उसके बारे में जो हिडन फैक्ट्स हैं, हिडन इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में बताया जाए। स्किज़ोफ्रेनिया को बड़े एक गलत टर्म के तरह जाना जाता है, जिसे कई बार समझ लिया जाता है कि ये स्प्लिट पर्सनैलिटी है। मतलब एक व्यक्ति की 2 या 2 से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ बन गई हैं। ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, मिथ्या है। ब्यूलर ने 1911 में पहली बार स्किज़ोफ्रेनिया नाम को इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि ब्यूलर का जो एक्चुअल मीनिंग था, उसका जो एक्चुअल मतलब था, जो वो कहना चाहता था, वो बहुत अलग था। ब्यूलर का स्प्लिट से क्या मतलब था? मतलब था इनकंसिस्टेंसी, थॉट्स और इमोशंस के बीच का कनेक्शन टूट जाना। थॉट्स, स्पीच, परसेप्शन, रियलिटी, इमोशन, इन सब के बीच का आपसी कनेक्शन टूट जाना, ब्यूलर का ये मतलब था। पर अनफॉर्चुनेटली ये जो टर्म आ गया और इससे जो कंडीशन को जिस तरह से समझा जाता था, और खासकर कि जो जनरल पब्लिक होती है, वो हमेशा से स्किज़ोफ्रेनिया को बड़े नेगेटिव और बड़े भयानक तरीके से समझती थी। मतलब ऐसा समझा जाता था जैसे बड़ी भयानक बीमारी है और इसके जो असर थे वो कई दशकों तक देखे गए। और आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि जापान ने इस ट्रेंड को तोड़ दिया है। 2002 में जापानीज सोसाइटी ऑफ साइकाइट्री एंड न्यूरोलॉजी JSPN ने एक नया टर्म सजेस्ट किया स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, जिसे कहा गया इंटीग्रेशन डिसरेगुलेशन सिंड्रोम, IDS ऐसा बोल देंगे। और ये नाम ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया, इसको पहचान मिल गई 2005 में, जब जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने इसके नाम पर मोहर लगाई। और उसके बाद से जापान में स्किज़ोफ्रेनिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसकी बजाय
इंटीग्रेशन डिसरेगुलेशन सिंड्रोम का नाम यूज किया जाता है। और जापान ने ये जो नाम में जो बदलाव किया है, ये उसके माइंड पर्सनैलिटी वाली कंसेप्शन के बेसिस पे नहीं, जबकि उसकी बायोलॉजी के बेसिस पे नाम बदला है कि इस बीमारी में डिसरेगुलेशन होती है, इंटीग्रेशन की कमी होती है और ये एक सिंड्रोम है। इस तरह से इसका नाम बदला गया क्योंकि उन्होंने जो भी अब तक की रिसर्च हुई थी स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, उस पूरी रिसर्च के आधार पर जो भी नया डेटा था, उसके बेसिस पर इन्होंने ये नाम बदल दिया। पर फिर भी स्किज़ोफ्रेनिया को लेकर जो स्टिग्मा है वो आज भी मौजूद है। हालांकि स्किज़ोफ्रेनिया नाम का क्या मतलब है, बहुत से लोग तो इसे जानते भी नहीं, पर ओवरऑल स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी को लेकर बहुत बड़ा स्टिग्मा सोसाइटी में मौजूद है। स्किज़ोफ्रेनिया नाम की ये जो बीमारी है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ये कई अलग अलग रूपों में, कई अलग अलग फॉर्म्स में एक्सप्रेस होता है, मतलब दिखाई देता है। इसकी क्लिनिकल पिक्चर बहुत वेरिड होती है। इसका जो क्लिनिकल कोर्स होता है, मतलब ये बीमारी कैसे शुरू होगी, कैसे आगे बढ़ेगी, दवा का कैसा असर आएगा और दवा के असर आने के बाद कैसा रिलैप्स होगा, कौन से सिम्टम बढ़ेंगे, कम होंगे, ये जो पूरा जो पिक्चर है, क्लिनिकल जो कोर्स होता है, ये बहुत इसमें वेरिएशंस होती हैं। इसलिए सटीक तौर पर कभी भी किसी भी पेशेंट के लिए डॉक्टर्स कुछ नहीं बता पाते। यहाँ तक कि इसकी बायोलॉजी भी बहुत अलग होती है। अलग अलग लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया के कारण दिमाग के अलग अलग हिस्से और जो जीन्स होते हैं, डीएनए होता है, उसके अलग अलग हिस्से प्रभावित होते हैं। तो इसी वजह से इसको एक हेट्रोजेनियस बीमारी कहा जाता है, मतलब जिसके कई सारे अलग अलग कारण और रूप मौजूद हैं और सबको कलेक्टिवली स्किज़ोफ्रेनिया कह दिया जाता है। इसी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया के कई सारे अलग अलग टाइप भी आइडेंटिफाई किए गए हैं और कभी कभी कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सारे टाइप जो हैं ये बेबुनियादी हैं, तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया एक ही नाम यूज किया जाना चाहिए। तो ऐसे ही डायग्नोस्टिक मैनुअल्स में भी अलग अलग नाम आते रहे हैं और कई बार, जैसा कि अभी DSM-5 के टाइम पर है, सारे सब टाइप हटा दिए गए और केवल एक नाम स्किज़ोफ्रेनिया दे दिया गया। इसी तरह से स्किज़ोफ्रेनिया की जो हिस्ट्री रही है, किस तरह से स्किज़ोफ्रेनिया को वैज्ञानिकों ने जाना, किस तरह से इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बदली, कैसे वैज्ञानिकों ने इसको समझा, जाना, इसके इलाज को कैसे समझा, इसके कारणों को कैसे समझा, इसकी भी बड़ी ही एक अनयूजुअल सी हिस्ट्री रही है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जिन पेशेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया ये नाम की बीमारी होती थी, उनको सोसाइटी से अलग थलग एक मेंटल हॉस्पिटल में रख दिया जाता था और उनको बड़े बड़े जेल जैसे साइकेट्रिक अस्पतालों में बांध कर, कमरों में बंद करके छोड़ दिया जाता था, जिसमें वो अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेंबर से बहुत दूर हो जाते थे और सालों सालों तक अपनी पूरी जिंदगी वहीं बिताया करते थे, क्योंकि इनको बड़ा खतरनाक माना जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हिटलर और उसकी नाजी फौज ने सबसे पहले जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में बंद जो मरीज थे, उनको मारने का अपना जो आदेश था, उसी से शुरुआत की। क्योंकि जितने भी लोग सोसाइटी में अनफिट समझे जाते थे, उनको हिटलर मारना चाहता था। तो इन्हीं से शुरुआत हुई और सबसे ज्यादा लोग जो मारे गए वो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स ही थे। इनफैक्ट इस काम के लिए आर्मी, मिलिट्री के लोग नहीं, जबकि खुद डॉक्टर्स और साइकाइट्रिस्ट ही थे जो आगे बढ़ चढ़ के आए और उन्होंने ही कई अलग अलग टॉर्चर वाले तरीकों से स्किज़ोफ्रेनिया और कुछ दूसरी मानसिक बीमारी के लोगों को मार डाला था। 1960 के दशक तक आते आते कुछ दवाइयां वैज्ञानिकों को पता चली जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों को काफी हद तक कम कर दिया करती थी और ऐसे में स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी का एक अच्छा इलाज एक्सेप्ट कर लिया गया, जिससे कि न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाने लगा और देखने में आया कि बहुत सारा इम्प्रूवमेंट पेशेंट्स शो करते हैं। खासकर कि उन लोगों पर ये सारे शोध किए गए जो कि साइकेट्रिक अस्पतालों में, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में बंद रहा करते थे और ऐसा देखने में आया कि अब इन लोगों को पहली बार, इतिहास में पहली बार इनको वापस सोसाइटी में, कम्युनिटी में भेजा जाना संभव हो पाया और इन्हें इनके फैमिली मेंबर्स के साथ रहने के लिए दोबारा से भेज दिया गया। ये पहली बार 1960 के दशक में संभव हो पाया। धीरे 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 ये जो सारे साइकेट्रिक हॉस्पिटल थे, इनमें पेशेंट्स के डिस्चार्ज के रेट बढ़ने लगे। नहीं तो आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि जो पेशेंट यहाँ आता था वो वापस जा पाता था। पहली बार इन दवाइयों की खोज के बाद पेशेंट्स का स्टे
हॉस्पिटल्स में थोड़ी ड्यूरेशन के लिए हुआ और पहली बार देखने में आया कि ये लोग स्टेबल कंडीशन में पहुंचने पर कैसे दिखाई पड़ते हैं, कैसे ये लोग स्टेबिलिटी को अटेन कर पाते हैं। क्योंकि हमेशा यही समझा जाता था कि स्किज़ोफ्रेनिया अगर हो गया तो पेशेंट की कंडीशन सिर्फ बिगड़ेगी, और ऐसा होता भी था। और पहली बार ऐसा हुआ 1960 के दशक में कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को आउट पेशेंट क्लिनिक में, मतलब ओपीडी में भी ट्रीट किया जाने लगा। नहीं तो पहले तो जिसको भी स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस मिलता था उसे सिर्फ साइकेट्रिक हॉस्पिटल में हमेशा के लिए भर्ती ही कराने का एक ही मात्र तरीका हुआ करता था। बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स 1960 के दशक के बाद देखने में आती हैं। हालांकि कई बार इस अप्रोच को क्वेश्चन भी किया जाता है, इस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा कभी कभी देखने में आ जाता है कि कोई लोग जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया है वो किसी वायलेंट एक्टिविटी में पाए गए। खासकर कि जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में अक्सर अपने को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार इस पर डिबेट होती है कि क्या इन पेशेंट्स को एक्चुअल में रेगुलर सोसाइटी में बाहर अलाउ करना चाहिए या नहीं, या क्या यही सही है कि इनको लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल स्टे कराना ज़रूरी है। तो इस पर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं। पर जैसे जैसे मेडिसिन्स अच्छी होती गई, जैसे जैसे इलाज अच्छे होते गए, वैसे वैसे इस तरह के इंसिडेंट भी अब कम हो चुके हैं। मतलब स्किज़ोफ्रेनिया या डिल्यूजनल डिसऑर्डर के पेशेंट्स अब उतना क्राइम नहीं करते जितना कि एक ज़माने में ये किया करते थे। ऐसा ही एक बड़ा पॉपुलर केस था जॉन हिंकली जूनियर का, जो कि एक लड़का था जिसने कि प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन को, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनको गोली मारी थी। और उनके एक कैबिनेट मेंबर थे जेम्स ब्रैडी, उसको भी गोली मारी थी। पर जेम्स ब्रैडी हमेशा के लिए डिसेबल हो गए उस अटैक की वजह से। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि स्किज़ोफ्रेनिया के ज़्यादातर पेशेंट वायलेंट होते हैं, ये धारणा हमेशा से रही है, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कभी स्किज़ोफ्रेनिया नहीं हुआ, इनफैक्ट ऐसे लोग ज़्यादा हैं। ऐसे लोगों में भी बहुत वायलेंट क्राइम्स देखने में आते हैं जिनको कि शायद कोई डायग्नोसिस भी ना मिला हो। पर फिर भी अगर हम वायलेंस को निकाल भी दें तो भी ये बात तो माननी पड़ेगी कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर अक्सर दिखा देते हैं, जो कि बड़ा डरा देता है आसपास के लोगों को। और खासकर कि वो लोग जिनको कि ट्रीटमेंट नहीं मिला है या जो स्टेबल कंडीशन में नहीं आए हैं, उनकी तरफ से अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर का देखा जाना बहुत नॉर्मल बात होती है। खासकर कि वो लोग जिनको कि पैरानॉइड डिल्यूजन्स होते हैं, वो अक्सर अपने बचाव में अटैक कर देते हैं या कर सकते हैं। कुछ इस तरह के बिहेवियर और इसी तरह से कुछ बड़े इनएप्रोप्रिएट और बड़े अजीबोगरीब, अनयूजुअल, बिजार से बिहेवियर भी स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों का हिस्सा होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा सोशल स्टिग्मा झेलना पड़ता है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को। और ना ही केवल इसका असर पेशेंट के ऊपर पड़ता है, उसके आसपास के लोगों पर पड़ता है, जबकि सबसे बड़ा असर इसका पड़ता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो सही तरह से उसको नहीं दिया जा पाता। सही तरह से घर वाले ट्रीटमेंट को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो बीमारी को ही नहीं समझ पाते। और हिंदुस्तान जैसे देश में तो कई कई साल तक इन पेशेंट्स को सुपर नेचुरल टाइप का ट्रीटमेंट, तांत्रिकों से ट्रीटमेंट दिलवा दिया जाता है, जिसकी वजह से इनकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है। और क्योंकि इनका डायग्नोसिस भी कई बार डिले हो जाता है, ट्रीटमेंट भी डिले हो जाता है, इसलिए इनकी लाइफ में अक्सर लंबे टाइम तक एक तरह की डिसेबिलिटी देखने में आती है। क्योंकि सोशली, प्रोफेशनली, लीगली, पर्सनली हर तरह से ये लोग डिसेबल्ड हो जाते हैं, क्योंकि बीमारी से रिकवर कर पाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है अगर लंबे टाइम तक इस बीमारी का या तो डायग्नोसिस ना हो पाए या इसका इलाज शुरू ना हो पाए। तो क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स थोड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और घर वाले इनके बिहेवियर्स को नहीं समझ पाते, इस वजह से इनका गलत इलाज करा देते हैं, इनको गलत तरह से समझते हैं, इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, खुद भी यही इच्छा करते हैं कि ये पेशेंट बस किसी तरह से लंबे टाइम के लिए किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में बस भर्ती ही रहे। और भी कई तरीके की परेशानियों से जूझते हुए और स्टिग्मा से जूझते हुए स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के साथ बहुत अत्याचार होता रहता है। और ये स्टिग्मा जो है ये सालों से बना हुआ है, और इसमें ना के बराबर इम्प्रूवमेंट जो है वो हिंदुस्तान जैसे देश में आई है। इनफैक्ट इस मामले में तो कई बार डॉक्टरों से भी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस कई बार डॉक्टर्स सही टाइम पर नहीं दे पाते,
जब पेशेंट बहुत सीवियर कंडीशन में हो जाता है, बहुत मेजर उसको डिल्यूजन्स, हैलुसिनेशंस हो जाती हैं, तभी उसको डायग्नोसिस मिल पाता है। जबकि ये माना हुआ फैक्ट है कि कई महीनों, सालों पहले भी पेशेंट जो है वो कई तरह के सिम्टम्स दिखाता है। इनफैक्ट 4 से 6 महीने पहले तक पेशेंट की कंडीशन में बहुत बड़ा बदलाव आने लगता है। पर जानते हुए भी कि पेशेंट की फैमिली में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री हो सकती है, या पेशेंट के ऊपर किसी तरह का रिस्क है, या थोड़ा बहुत ही सही पर पेशेंट को हेलुसिनेशन या डिल्यूजनल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, और ऐसे में भी कई बार डॉक्टर्स जो हैं वो इनको या तो टाइमली डायग्नोसिस नहीं दे पाते, या पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर को इस बारे में सही तरह से चेतावनी नहीं दे पाते। और दुर्भाग्यवश कई डॉक्टर ये कह देते हैं कि पेशेंट धीरे धीरे इससे बाहर आ जाएगा, पेशेंट को कोई बड़े इलाज की ज़रूरत नहीं, पेशेंट को दवाइयों की ज़रूरत नहीं, पेशेंट को थोड़ी बहुत काउंसलिंग दे दो, या पेशेंट बस अच्छा खाए पिए, मौज मस्ती करे, पढ़ाई में ध्यान दे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर भी कई डॉक्टर्स हल्के में इस बीमारी के लक्षणों को ले लेते हैं और पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स और पेशेंट को गलत गाइडेंस दे देते हैं। ना ही केवल उन लोगों के मामले में जिनको शायद स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस ना मिला हो, पर उन लोगों के मामले में भी जिनको डायग्नोसिस मिल चुका है। कई बार जब पेशेंट के फैमिली मेंबर्स अलग अलग डॉक्टरों को कंसल्ट करते हैं तो कुछ डॉक्टर सिर्फ बड़ा इंप्रेशन बनाने के चक्कर में या बड़ा पैसा ऐंठने के चक्कर में फैमिली मेंबर्स को ऐसा भरोसा दिला देते हैं कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं और ये तो थोड़े बहुत डाइट चेंजेस से दूर हो जाएगी, और ऐसे में गलत गाइडेंस देकर पेशेंट और उनके फैमिली मेंबर्स को स्किज़ोफ्रेनिया के लिए सिर्फ एक एडजस्टमेंट रिएक्शन, एक डिप्रेसिव रिएक्शन, एक लाइफस्टाइल चेंज के तौर पे बताकर उसको हल्का आंकने लगते हैं, और ऐसा बताने लगते हैं कि इसके लिए कोई दवा की ज़रूरत नहीं, कोई थेरेपी की ज़रूरत नहीं, पेशेंट खुद ही ठीक हो जाएगा। और कई तो साइकोथेरेपिस्ट भी गलती करते हैं, ये कहते हैं कि दवा के बिना भी वो स्किज़ोफ्रेनिया को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, और ये बहुत गलत तरह की गाइडेंस है, बहुत गलत तरीके की डायरेक्शन है जो वो पेशेंट या उसके फैमिली मेंबर्स को देते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कई बार पेशेंट को बिना दवा के कुछ टाइम के लिए साइकोथेरेपी में रखा जा सकता है, उसको दी जा सकती है, पर यह कहना कि केवल दवा से या केवल साइकोथेरेपी से ही पेशेंट को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत गाइडेंस है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो तब होती है जब आज के ज़माने में 2023 और आज के बाद आने वाले ज़माने में भी, शायद आप ये मेरी वीडियो 2024, 25, 27 पता नहीं कब सुन रहे हो, आज के ज़माने में भी कई डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर्स मेडिकल ट्रीटमेंट की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि पेशेंट को सीवियर कंडीशन में जाने से, क्रोनिक कंडीशन बनने से और बहुत ही डिसेबलिंग कंडीशन बनने से रोका जा सके। तो इसलिए ये जो स्टिग्मा है दवाइयों को और ट्रीटमेंट और बीमारी को लेकर, ये पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स को भटकाता रहता है। जो स्टिग्मा है स्किज़ोफ्रेनिया से जुड़ा हुआ, वो जीवन के कई दूसरे हिस्सों में भी देखने में मिलता है। पिछले 1-2 साल से पहले तक ज़्यादातर जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां होती थीं वो भी स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियों के इलाज को इंश्योरेंस में कवर नहीं करती थीं। कोविड के बाद कुछ बदलाव आए हैं और करीब करीब सभी इंश्योरेंस स्कीम्स जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, वो अब साइकेट्रिक बीमारियों को भी एक वैलिड डायग्नोसिस, वैलिड बीमारी और वैलिड इलाज के तौर पे कंसीडर करते हैं, और ये बड़ी हैरानी की बात है। इनफैक्ट हिंदुस्तान में तो ये बदलाव बहुत लेट आया है, पर कई पाश्चात्य वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये बदलाव काफ़ी देर से देखने में आया था। कैंसर, हार्ट कंडीशंस, हड्डी, जोड़ों की, आंखों की, गुर्दे की बीमारियों के लिए ही ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हुआ करते थे, पर अब पहली बार ये बदलाव देखने में आ रहा है कि मेंटल हेल्थ से जुड़ी कंडीशंस को भी इंश्योरेंस में जगह दी जाने लगी है। इनफैक्ट जॉब लेते टाइम भी अगर एम्प्लॉयर को, जॉब देने वालों को पता चलता कि इस पेशेंट को या इस कैंडिडेट को पहले स्किज़ोफ्रेनिया रहा है, तो अक्सर उसे एक्सक्लूड कर दिया करते थे। ये तो आज भी बड़ा कॉमनली देखने में आता है। हालांकि पेशेंट की कंडीशन काफ़ी स्टेबल हो चुकी हो, पेशेंट काफ़ी हद तक रिकवर कर चुका हो, फिर भी ये स्टिग्मा मौजूद है और पेशेंट्स को एक अच्छी जॉब लेने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या आती है जब फैमिली वाले भी बाकी लोगों से इसको सीक्रेट के तौर पे रखते हैं, इस बीमारी को। ऐसा लगता है कि जैसे दूसरों को बता दिया तो परिवार में बदनामी होगी, लोग, दोस्त वगैरह, परिवार, पड़ोसी वाले क्या कहेंगे, बहुत सारा स्टिग्मा एसोसिएटेड है।
और ऐसे में पेशेंट की शादी होने में भी मुश्किल होती है। इनफैक्ट जितना कम लोगों को इस बीमारी के बारे में पता होता है, उतना ज़्यादा लोग इससे डरते हैं। तो क्योंकि इसके बारे में चर्चा नहीं होती, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा सटीक और ज़्यादा हेल्पफुल जानकारी नहीं होती, ये नहीं समझ में आता कि इस बीमारी के बर्डन को कितना आसान किया जा सकता है, किस तरह से पेशेंट की स्टेबिलिटी हमेशा बनी रह सकती है। क्योंकि ये जानकारी नहीं होती, इसलिए पेशेंट को अपने लाइफ में सोशल रिलेशंस बनाने में हमेशा दिक्कत आती है, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो या मैरिज हो। अक्सर ऐसा समझा जाता है कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है, उसमें पेशेंट की रिकवरी तो हो नहीं सकती, तो इसको एक ऐसी रेयर कंडीशन के तौर पे समझा जाता है, एक ऐसी कंडीशन जिससे शायद रेयरली ही लोग बाहर निकल पाते हैं, और इस वजह से इनको सोसाइटी में इंटीग्रेट होने में, कम्युनिटी के सारे अपने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में बड़ी मुश्किल आती है। गवर्नमेंट जॉब ढूँढने में मुश्किल हो सकती है, प्राइवेट जॉब्स तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में अपनी लाइफ में ये अच्छी सक्सेस नहीं ले पाते। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि इनको स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि स्किज़ोफ्रेनिया क्योर हो जाता है, मतलब ये है कहने का कि पेशेंट की कंडीशन काफ़ी स्टेबल, काफ़ी बेटर हो जाती है, और वो अपने लाइफ के ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले रोल, ज़्यादातर भूमिकाएं निभा सकता है, और ऐसे में उसे सोसाइटी के सभी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना ज़रूरी होता है, उसको दिया जाना सब जायज़ होता है। पर फिर भी उसे स्टिग्मा के तरह देखा जाता है, क्योंकि उसे स्किज़ोफ्रेनिया है, तो मतलब वो किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, किसी को मार देगा, अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, न जाने क्या क्या रिस्क ऐसे समझे जाते हैं, न जाने कितना कितना खतरनाक समझा जाता है इस बीमारी को और पेशेंट्स को। पर हाँ, ऐसे लोग रहे हैं जो कि बहुत अच्छा रिकवर कर गए हैं स्किज़ोफ्रेनिया से, और जिन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया के होते हुए भी लाइफ में बड़ा कुछ अचीव किया है। ऐसे बहुत सारे फेमस और कुछ क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ रही हैं। हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये जो पर्सनैलिटीज़ रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ रहे हैं, इनको स्किज़ोफ्रेनिया ही था, पर कोई ना कोई साइकोटिक बीमारी के लक्षण तो उनमें अक्सर देखे जाते थे। जैसे एक म्यूजिशियन थे ब्रायन विल्सन, जो कि बीच बॉयज़ करके बैंड था, उसके हिस्से थे। कुछ आर्टिस्ट रहे हैं जैसे कि वैन गॉग, नोबेल प्राइज़ विनर जैसे कि जॉन नैश, जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं। कुछ राजा महाराजा भी रहे हैं जैसे कि क्रिश्चियन द सेवंथ डेनमार्क के, जो कि 18वीं शताब्दी में थे, राजा थे, उनको भी स्किज़ोफ्रेनिया रहा। और इसी तरह कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे कि जोन ऑफ आर्क, जिसे कि संत की उपाधि भी दी गई है, उसको भी कोई ना कोई साइकोटिक डिसऑर्डर था, पर उसने साइकोटिक डिसऑर्डर के चलते कई उपलब्धियां हासिल कर ली थी, लड़ाइयां, जंग तक जीत ली थी। पर ये जो लोग रहे हैं, ये बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम पर पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्किज़ोफ्रेनिया के तौर पे देखते हैं। जिस तरह से स्किज़ोफ्रेनिया को समझा जाता है, उसके बिल्कुल उल्टे एक्सट्रीम पर ये लोग अक्सर पाए जाते हैं। कई सारी ऐसी फिल्में रही हैं जिन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया को किसी ना किसी तरह से दिखाने की कोशिश की है। जैसे कि पहले कुछ हॉरर फिल्में बनती थी, द स्नेक पिट, वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट, आई नेवर प्रॉमिस्ड यू अ रोज गार्डन, चेंजलिंग, अ ब्यूटीफुल माइंड। कुछ ऐसी फिल्में रही हैं जिनमें बड़े भयानक तरीके से दिखाया जाता था स्किज़ोफ्रेनिया को, पर धीरे धीरे ये अंडरस्टैंडिंग बदल रही है। लेकिन क्योंकि इन फिल्मों ने भी कहीं ना कहीं स्टिग्मा को बढ़ाने का काम किया है, इसलिए ये फिल्में भी डॉक्टरों के नज़रिए से कहा जा सकता है कि एक सही तरह से डिपिक्शन नहीं करती स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी का। और इन फिल्मों में क्योंकि बहुत मसाला डाला जाता है और ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने के लिए बीमारी को बड़े एक्सट्रीम फॉर्म में दिखाया जाता है, बड़ा डिस्ट्रक्टिव और वायलेंट फॉर्म में दिखाया जाता है जो भी कैरेक्टर है स्किज़ोफ्रेनिया का इनमें, इस वजह से ये फिल्में सही तरह से चित्रण नहीं करती स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट का। इसलिए इनको आधार नहीं बनाया जा सकता। तारे ज़मीन पर जैसी फिल्मों से अगर हम बच्चों में होने वाली मानसिक बीमारियों को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ डायरेक्शन ले सकते हैं, इन फिल्मों में जो दिखाए गए कैरेक्टर्स हैं वो पूरा सही चित्रण नहीं करते। ये बात हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि जो भी लोग स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी को स्टिग्मेटाइज करते हैं, उसके लिए गलत धारणाएं फैलाते हैं, या उन लोगों के लिए जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया है या कोई साइकोटिक डिसऑर्डर है उसके बारे में स्टिग्मा फैलाते हैं, मान कर चलना चाहिए कि वो इस बीमारी का साइंटिफिक बेसिस जानते ही नहीं हैं, इस बीमारी के पीछे की असल सच्चाई समझते ही नहीं हैं। वो इस बीमारी के बारे में जाना गया जो ज्ञान है उसके बारे में इंच भर भी नहीं जानते, उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है।
कि ये बीमारी जो कि है तो बहुत गंभीर, पर फिर भी इसको अब वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे से जान लिया है और अच्छे इलाज ढूंढने की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। भले ही कई बार ऐसा देखने में आएगा कि आसपास के लोग, कुछ डॉक्टर्स और परिवार के लोग, दोस्त मित्र सभी जो भी भयानक सा एक चित्रण देते हैं इस बीमारी का, कई बार वो शायद देखने में सही लगे, कई बार शायद ज़रूरी लगे और कई बार लगे कि हाँ बिल्कुल सच और प्रैक्टिकल बातें की जा रही हैं, पर फिर भी उसमें बहुत सा प्रेजुडाइज, बहुत सी मिथ्याएं होती हैं। और इस वीडियो सीरीज से मेरा यही प्रयास है कि ये जो सारा स्टिग्मा है इसे तोड़ा जा सके और सटीक, एक्यूरेट और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पेशेंट्स को और उनके फैमिली मेंबर्स को दी जा सके स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। हालांकि ये स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में होगा, पर कुछ डिटेल्स दूसरे साइकोटिक डिसऑर्डर्स के लिए भी एप्लीकेबल होंगी, जैसे कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर। पर मेरा जो फोकस है वो सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया पर ही होगा, इसलिए बाकी की साइकोटिक बीमारियां जो कि साइकोटिक सिम्टम्स या फीचर्स हो सकते हैं, एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर हो सकता है, या कोई और दूसरी बीमारियां जिसमें साइकोटिक सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, उनके लिए इस वीडियो सीरीज को पूरी तरह से एप्लीकेबल ना समझा जाए। हाँ, कुछ गाइडेंस ज़रूर मिल जाएगी बाकी की साइकोटिक बीमारियों को लेकर भी। इसलिए इस वीडियो सीरीज से मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि पब्लिक को, मतलब मेरी ऑडियंस को, एक झलक दे पाऊं कि स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी को डॉक्टर्स कैसे समझते हैं और इसके साइंटिफिक बेसिस के बारे में क्या जानते हैं। यहां मैं कोई रिसर्च नहीं शेयर करूंगा, यहां मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा, तथ्य बताऊंगा, जानकारी दूंगा जो कि आपको समझने में मदद देगी स्किज़ोफ्रेनिया को। क्यों होता है स्किज़ोफ्रेनिया, कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, किस तरह से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया को बढ़ाने या कम करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैसे एक अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है स्किज़ोफ्रेनिया के होते हुए भी, और कैसे फैमिली मेंबर्स मैनेज करें स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को, पेशेंट खुद कैसे मैनेज करें अपने इस बीमारी को। इस बारे में सारी जो भी संभव जानकारी होगी वो मैं प्रश्नों और उत्तरों की मदद से आपको यहाँ देने का प्रयास करूँगा। लक्ष्य, उम्मीद यही है इस पूरी वीडियो सीरीज का कि स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में सही और एक्यूरेट और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पेशेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स को दी जा सके। आगे की सीरीज के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जितना संभव हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें, बहुत लोगों के लिए बेहद यूजफुल होगी ये वीडियो सीरीज। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ऐसी न जाने अनगिनत वीडियोस आपको आगे आने वाले समय में देखने को, जानने को मिलेंगी स्किज़ोफ्रेनिया और कुछ दूसरी मानसिक बीमारियों के बारे में। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।